हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही मैम आवाज। रिकॉर्डिंग कर ली। हाँ हाँ, स्टार्ट हो गई। मैम कल पांचवा रह गया था ना आधा। नहीं, हो गया था, कंप्लीट हो गया था। आप कह रहे थे ना कल करवाऊंगी मैं। कंप्लीट नहीं हुआ था क्या पांचवा? एक मिनट में चेक करूँ। एक हाँ सेकंड। करो, आपने मुझे बोला था ना इसलिए मुझे याद है। मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। हो गया था। इमोशनल डेवलपमेंट ही वो था लास्ट, हो गया था। स्क्रीन दिख रही है आपको अभी ये वाली? हाँ जी मैम। हाँ, ये स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट आपका लास्ट था, कल हो चुका था ये। ठीक है, हो गया था। बाकी मैंने आपको शायद पीपीटी भी सेंड की होगी। एक मिनट, पार्ट 6 खोल रहा हूँ। आज हम बेसिकली पार्ट 6 करने वाले हैं। इसमें हमारा ब्लॉक 2 का है ना, 2 चैप्टर हैं इसके अंदर। ब्लॉक 2 भी खत्म हो जाएगा फिर इसका। स्पेशल एजुकेशन हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर। स्पेशल एजुकेशन क्या होती है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, किसी को स्पेशल एजुकेट करना, स्पेशली उसके लिए क्लासेस रखना। ठीक है, तो ये है ना, दो तरह के बच्चों को ही दी जाती है। फर्स्ट, उसको है ना दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। देखो, स्पेशल एजुकेशन या बहुत ज्यादा एफर्ट वाली एजुकेशन हम दो ही तरह के लोगों को देंगे। एक तो उन लोगों को जो स्लो है, जो मतलब कि नॉर्मल बच्चों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो उसमें वो लोग आ जाएंगे जिनको कोई डिसेबिलिटी है, मान लो कि वो पढ़ने में थोड़ा। मैम हाँ हाँ, बोलो। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं आ रही? एक मिनट में दोबारा से शेयर जो कर। अब आ रही है? हाँ जी मैम आ गई। ठीक है। तो इसके अंदर आपका स्पेशल एजुकेशन क्या होता है? स्पेशल एजुकेशन का मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज की नीड को रखते, मतलब ध्यान में रखते हुए, कि इन लोगों को ये वाली स्पेशल एजुकेशन देनी चाहिए। उन लोगों को हम बेसिकली स्पेशली एजुकेट करते हैं, अलग से क्लासेस लेते हैं उन लोगों के लिए, स्पेशली क्लासेस रखी जाती है इन लोगों के लिए। तो इसमें है ना दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर वो लोग आएंगे जो कि स्लो है, नॉर्मल बच्चों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, जिनको नॉर्मल बच्चों के साथ जिनको एजुकेशन नहीं दी जा सकती। तो उसमें हमारे कौन से आएंगे? लर्निंग डिसेबल्ड लोग। ऐसे बच्चे जो कि लर्न करने में थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी है जिसको स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयर्ड का प्रॉब्लम है। जिन बच्चों को कम्युनिकेट करने में, बोलने में दिक्कत होती है, लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम होती है। थर्ड कैटेगरी है मेंटली रिटार्डेड लोग, जो कि मेंटली रिटार्डेशन मैंने आपको पहले भी करवाई हुई है एमपीसी 11 में। मेंटली रिटार्डेड जो नॉर्मल बच्चों से ज्यादा स्लो होते हैं। ठीक है, जिनको मतलब यस कि मैम। 70 से नीचे आईक्यू जिसका होता है। ठीक है, एवरेज से भी नीचे है। देन ऐसे बच्चे जो इमोशनली और बिहेवियरली डिस्टर्ब है। ठीक है, ऐसे बच्चे जो इमोशनली मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिनकी बिहेवियरल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देन फिजिकली इम्पेयर्ड। फिजिकली इम्पेयर्ड में ये हो सकता है कि आपकी आईज का भी प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। हो सकता है कि आप नॉर्मल मतलब लिख नहीं पाते, आपके हाथ में प्रॉब्लम है, ये भी हो सकता है। फिजिकली इम्पेयर्ड में वो आएंगे जो मतलब कि ढंग से लिख नहीं पाते, मतलब बॉडी में कोई ना कोई कमी है। देन ऑटिस्टिक। ऑटिस्टिक मैंने पहले भी करवाया आपको, एडीएचडी अगर करवाया हो, ऑटिज्म करवाया हो। ठीक है, ऑटिज्म में क्या था, बच्चा ऐसा जो आई कांटेक्ट नहीं कर पाता और लैंग्वेज डिले की प्रॉब्लम होती है, मतलब कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती यस यस मैम, वो है ना। सही से बोल नहीं पाता। हाँ, सही से बोल नहीं पाएगा, बता नहीं पाएगा, आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वो कुछ होते हैं। ठीक है, देन डीफ ब्लाइंड। डीफ ब्लाइंड मतलब बहरे और गूंगे लोग, बहरे अंधे लोग। ठीक है, जो मतलब सुन नहीं सकते और देख नहीं सकते। ऐसे लोगों को भी स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है, कि उनके पास कोई बैठ के उनको करवाए, स्पेशल मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाए। उनके लिए अलग से बुक होती है, जो मतलब कि जो ब्लाइंड होते हैं ना, उनके लिए अलग से उन बच्चों के लिए बुक्स डिजाइन की जाती है, जिसमें ना अक्षर को उकेर के लिखा जाता है। जैसे आप कई बार नहीं देखते कि कोई हमारा पैकेजिंग है, पैकेजिंग पे मतलब अक्षर उकेर के लिख के जाते हैं, कि उसको हम टच करके फील कर पाए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस टाइप से। नॉर्मल पेज की तरह नहीं होता उनका, थोड़े से उभरे हुए पेज होते हैं। कि अगर ए बना हुआ है तो उसपे उभेर उभर के बना होता है, कि उसको टच करके पता चल जाए कि हाँ ए है। जो लोग नहीं देख सकते ना, उनके लिए डिजाइन होती है ये बुकें।
देन ट्रॉमेटिक ब्रेन डिसऑर्डर, जिसको कोई ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन में कोई इंजरी हो रखी है, या फिर ब्रेन ट्यूमर है, या ट्रॉमेटिक ब्रेन का मतलब हम बोल सकते हैं कि जो बाकी की कंपेयर में जिनका ब्रेन स्लो काम करता है, ठीक है। देन आपका सिवियरली मल्टीपल हैंडीकैप का क्या हो गया? ऐसे लोग जिनको मल्टीपल फिजिकली इम्पेयर्ड एक्टिविटी है, या फिर इनमें से दो या दो से ज्यादा है। मतलब एक ही बच्चे को हो सकता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो, साथ में उसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम भी हो, या वो मेंटली रिटार्डेड हो, ठीक है। तो उसमें सिवियरली मल्टीपल हैंडीकैप की वो नहीं कर सकते, हैंडीकैप है, ठीक है, विकलांग भी हो सकते हैं इसमें। तो बेसिकली ये ग्रुप ए के अंदर ये सारे लोग आते हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। ऐसे बच्चों को अलग से एजुकेशन दी जाती है, इनको जरूरत है क्योंकि ये नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते। इनको हम स्पेशल चाइल्ड भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको मतलब कि इस टाइप से अब है ना विकलांग यूज या हैंडीकैप यूज है ना, ज्यादा यूज नहीं होता ये वाला वर्ड। अब होता है स्पेशल चाइल्ड यूज, ये स्पेशल चिल्ड्रंस है, ठीक है। देन आपका ग्रुप बी इसके अंदर आता है। ग्रुप बी के अंदर वो बच्चे आ जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा गॉड गिफ्टेड है और टैलेंटेड है, जिनका आईक्यू नॉर्मल बच्चों से हाई है, ठीक है। तो इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि उनके बराबर तो ये वैसे ही कर लेते हैं। इन बच्चों को एक्स्ट्रा मतलब कि ध्यान देने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं जो नॉर्मल बच्चों के परे है, इसलिए इन पे स्पेशल एजुकेशन इनको दी जानी चाहिए, ठीक है। गिफ्टेड वाले में नॉर्मल से हाई, और ग्रुप ए में जो आता है वो नॉर्मल से कम। तो ये स्पेशल एजुकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है आपका 3 मार्क्स का, तो आपको पता होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन क्या होती है, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन आता है लर्निंग डिसेबिलिटी। इसके बारे में हमने शायद पहले भी बात किया, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे बच्चे जो लर्न करने में ना समर्थ है या फिर असमर्थ है, मतलब कि जो स्लो लर्नर है जिसको हम बोल सकते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में बहुत सारी चीज आ सकती हैं। जो जल्दी से याद नहीं कर पाते। हाँ, याद नहीं कर पाता, ढंग से पढ़ नहीं पाता, मैथ की स्किल उसके अंदर कम है। तो जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब कि याद ना कर पाना, लिख ना पाना, प्रॉब्लम मैथ की प्रॉब्लम ना सॉल्व कर पाना, ठीक है, वो सारी इसके अंदर आती है। जैसे कि आपने तारे जमीन पर देखी थी, उसको क्या था, डिसलेक्सिया था, ठीक है। उस पिक्चर के बाद डिसलेक्सिया बहुत फेमस हो गया कि ये सबको पता चल गया कि हाँ डिसलेक्सिया क्या होता है, कि वर्ड्स मतलब रीअरेंज करने में प्रॉब्लम होती है, कि वो 100 को मतलब कि उल्टा पढ़ता था, 100 को वॉज पढ़ना, डब्लू इधर से उधर उसका हो जाता था, उसको समझ में नहीं आते थे नंबर्स वगैरह। तो उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। ऐसे डिसकैलकुलिया होते हैं जो मैथ की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते, कैलकुलेशन नहीं कर पाते। डिस्ग्राफिया भी होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मतलब कि प्रॉब्लम्स होती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी हम इसको बोलते हैं। ऐसे बच्चे जो कि याद नहीं कर पाएंगे, चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, वर्बल और नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन को समझना जिनके लिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। नोट्स में मैंने और ज्यादा डिस्क्राइब करके बताया है, वरना इतना भी इनफ है। अगर आप एग्जाम में लिख के आते हो, इतना लिख देना। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? ऐसी मतलब कि लर्न करने में प्रॉब्लम आना, और वो प्रॉब्लम किस टाइप की हो सकती है कि एक्विजिशन की चीजें समझना आना, एक्वायर ना कर पाना एनवायरनमेंट से, चीजों को कैलकुलेट ना कर पाना, ठीक है, याद ना कर पाना, रिटेंशन ना हो पाना, उसको ऑर्गेनाइज ना कर पाना, समझ ना पाना, अंडरस्टैंड ना कर पाना, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम जिसके अंदर है उसको हम बोल सकते हैं, इसको लर्निंग डिसेबिलिटी का इशू है, ठीक है। अब आप इसके अंदर देख सकते हो इम्पेयरमेंट इन वन और मोर प्रोसेस रिलेटेड टू परसीविंग, थिंकिंग, रिमेम्बरिंग और लर्निंग। अब इसके अंदर देखो मैं कैटेगरी बता रही हूँ कितनी सारी हो सकती है। जैसे एक बच्चा है जिसको लैंग्वेज प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसको लैंग्वेज यूज करनी नहीं आ रही बेसिकली, वो समझ नहीं पा रहा कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, सामने वाला क्या कह रहा है, टीचर उसको कुछ बोल रहा है, वो बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि मतलब उसको लैंग्वेज स्लो है उसकी, या फिर उसको समझने का तरीका उसको स्लो है, या जो भी है, ठीक है। देन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग का मतलब है कि वर्ड्स को ना समझ पाना बेसिकली, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर होना, ग्रामर्स को ना समझ पाना। विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग, कि देख के चीजों को ना समझ पाना, पिक्चर्स है, पिक्चर को ना मतलब कि माइंड में मतलब कि उनके पिक्चर नहीं आती, कोई चीज के बारे में हम बताते हैं वो विजुअलाइज ही नहीं कर पाते, उसको इमेजिन ही नहीं कर पाते चीजों को, पिक्चर उनको दिखाओगे वो नहीं कर पाएंगे। मोटर इंटीग्रेशन की आ सकती है, परसेप्चुअल मोटर इंटीग्रेशन, की मोटर एक्टिविटीज ना कर पाना, हाथ और पैरों की मूवमेंट होती है जिस चीजों में वो ना कर पाना। प्रोसेसिंग स्पीड, की चीजें आपको बताई जा रही है, समझाई जा रही है, आप उसकी स्पीड से मैच नहीं कर पा रहे। जैसे टीचर अगर फटाफट बोल रहा है वो बच्चा नहीं कैच कर पाएगा, या फिर और बच्चों की यस कंपेयर में मैम। वो धीरे, ठीक है, वो प्रोसेसिंग स्पीड आ जाएगी कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड मैं कितनी अच्छी है।
मैम एक चीज और बताना, जितना आप इसमें लिखवा रहे हो इतना ही लिख के आ जाओ या फिर अपनी तरफ से और डालना है इसमें? देखो वो डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन जो आया है वो कितने मार्क्स का है। अगर आपका देखो मान लो 3 मार्क्स का आता है, तो 3 मार्क्स में अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटी में अगर 5 लाइनें भी लिख के आ रहे हो, इनफ है। ठीक है। अगर वही वहां पे ओके। क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, तो आप उसमें क्या क्या लिख सकते हो। अगर ये बोले कि डिस्क्राइब लर्निंग एबिलिटी डिसेबिलिटीज, तो अगर 6 मार्क में ये आता है तो आप हम्म। अपनी मर्जी से लर्निंग डिसेबिलिटी को डिस्क्राइब करोगे, उसकी फीचर्स भी लिख सकते हो, कितने टाइप्स की हो सकती है वो भी लिख सकते हो। ठीक है। ये सारी तो चीजें आप आपने कर रखा है मैम इसको? क्या, आपने इसको लिखा हुआ है किसी चीज में? मैंने आपको नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं मतलब। आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और इसके अलावा मैंने इसमें और डिस्क्राइब किया है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें आगे भी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, कॉजेज ऑफ लर्निंग हम्म। डिसेबिलिटी, कुछ भी लिख सकते हो 6 मार्क में। देखो कितना सारा है ना, यहाँ तक है। अच्छा अच्छा अच्छा। रेमेडियल प्रोग्राम कौन कौन से चले हाँ। लर्निंग डिसेबिलिटी के, बहुत सारा है। कुछ भी उठा के लिख ओके। सकते हो अगर 6 मार्क में आता है। अगर आप स्पेशल क्वेश्चन आते कि रेमेडीज ही बताने लर्निंग डिसेबिलिटी, तो खाली आप रेमेडी ही लिख के आओगे, वो भी 6 मार्क में इतना इनफ है। वैसे इसमें जितना मैंने बताया ना लर्निंग का, वो इनफ है। वैसे नोट्स को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इस वाले में, इस क्वेश्चन के लिए। इसमें तो काफी सारा है। ठीक है। तो ऐसे बच्चे को स्पीड प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आती है, मेमोरी एंड अटेंशन, चीजों को याद ना कर पाना, अटेंशन के साथ फोकस करके नहीं देख पाना, इसमें दिक्कत आती है। फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने में, प्लान तो कर लेंगे लेकिन उसको एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि अगर मैंने आपको ये बोला कि आपको ये होमवर्क करके आना है और आपको इस तरीके से करना है, मैंने आपको सब कुछ समझाया, लेकिन जब आप करने बैठोगे ना आप नहीं कर पाओगे, तो इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन में प्रॉब्लम आना। ठीक है। और इसके अलावा हो सकता है कि देखो नॉर्मल अगर आपको ये चीजें याद नहीं रहती हैं ये वाली, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि ऐसे बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी को ओरल लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, ये बच्चे सुन नहीं पाते ढंग से, बोल नहीं पाते या समझ नहीं पाते। सिंपल है ये वाली लैंग्वेज, आप ये वाला लिख सकते हो अगर ये याद नहीं रहता तो। ठीक है। रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, रीड नहीं कर पाते। ठीक है, वर्ड्स को रिकॉग्नाइज पहचान नहीं पाते। ठीक है। जो बुक की लैंग्वेज होती है उसको डिकोड ना कर पाना, समझ ना पाना। ठीक है, उसको मतलब कि पहचान ना पाना वर्ड्स को कि क्या लिखा गया है, वो सारा होता है इसमें। रीडिंग वाले में इसमें डिसलेक्सिया भी आता है। देन रिटन लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चों को मतलब कि एक्सप्रेस ना करना आता हो कि बच्चे कहना क्या चाहता है। स्पेलिंग एरर्स हो सकते हैं बहुत सारे। अगर आप ऐसे बच्चे देखोगे ना जिसके बहुत ज्यादा स्पेलिंग एरर्स हो सकती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि उसको कहीं ना कहीं रिटन लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो उसको एक बार चेक कराना चाहिए, बजाय कि उसको ये फोर्स करने की कि आप गलतियां क्यों कर रहे हो इतनी सारी। हो सकता है कि उसको इश्यू कोई। ठीक है। देन मैथमेटिक डिसकैलकुलिया इसमें आता है कि मैथमेटिक प्रॉब्लम नहीं कर पाते, प्रॉब्लम को सोल्व ना कर पाना, कंप्यूटेशन कैलकुलेशन ना कर पाना। ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से ना कर पाना, जैसे बच्चे को बोला गया है कि आपने ये सारी बुक्स लेके आनी है, तो बच्चे को नहीं समझ में आएगा कि इसको क्या करना है। सोशल स्किल कि आपको ग्रुप में खेलने से प्रॉब्लम होना, कोई चीज आपको स्टेज पे बोलने के लिए दी गई है, आप नहीं कर पा रहे हो, बच्चों के साथ टीम वर्क नहीं कर पा रहे, कॉपरेट नहीं कर पा रहे हो। सोशल स्किल ना आना का मतलब है कि जो भी चीजें मतलब डिसिप्लिन वगैरह नहीं कर पाना बेसिकली, या टीम वर्क ना कर पाना। ठीक है, ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है आपका। देन आपका क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है लर्निंग डिसेबिलिटी की, इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका 3 मार्क्स का, 6 मार्क का, कि कौन कौन सी आप कैसे पहचानोगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी की पहचान क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली पहचान ही होती है, फीचर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्या है। तो आप बोल सकते हो कि ऐसे बच्चे को क्या होती है, रीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, लैंग्वेज ना समझ में आए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम ना सॉल्व कर पाए। ठीक है, या फिर हो सकता है सोशल स्किल नहीं आती हो, अटेंशन पूरी नहीं दे पाता, हाइपर एक्टिव है बच्चा, एक जगह फोकस करके नहीं बैठ पाता। हाइपर एक्टिविटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आजकल के बच्चों में ज्यादा हो रही है, कि एक बच्चा है ना, आराम से उसको बोलोगे ना कि आपको 15 मिनट यहाँ पे बैठना है, वो 15 मिनट भी नहीं बैठ पाएगा। वो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, चीजें उसको डिस्ट्रैक्ट करती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। देन बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत ज्यादा जिद्दी, बहुत ज्यादा स्टबर्न हो गया है, वो वाली बिहेवियरल प्रॉब्लम, या फिर उसको नहीं पता कि कैसे बात की जाती है। ठीक है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग डिसेबिलिटी की। इसके अलावा ये भी कुछ है, इसको ऐसे आप लिख सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में आता है, तो आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी क्या हो सकती है। तो जिन लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनको रीडिंग की प्रॉब्लम 90% बच्चों में देखी गई कि रीडिंग की प्रॉब्लम होती है उनमें। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख दो रीडिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है कि 90% लोगों
में होती है, अगर याद ना रही तो मत लिखना। डेफिशिएंट इन रिटन लैंग्वेज की तब आप कुछ चीजें लिखने बैठते हो ना, तो वहां पे कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कि आपको वर्ड्स नहीं अपनी पकड़ में आते वहां पे, या आपको लैंग्वेज को लिखना नहीं आ रहा, वहां पे चीजों को एक्सप्रेस करना नहीं आता, कि बच्चा कहना क्या चाहता है वो नहीं समझ पाती टीचर इस केस में। ठीक है, बच्चा कुछ लिख रहा है लेकिन प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना पा रहा। अंडर अचीवमेंट इन मैथ, वही डिसकैलकुलिया वाली बात आ गई, कि कैलकुलेशन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा, कैलकुलेटिव। पुअर सोशल स्किल, बिहेवियरल प्रॉब्लम, वही सारी चीजें आ रही है। ठीक है, स्पेसिफिक एंड सिग्निफिकेंट अचीवमेंट डेफिशिएंट इन द प्रेजेंस ऑफ एडुकेट ओवरऑल इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल होते हुए अच्छा खासा बच्चा काम नहीं कर पाता। ठीक है, बहुत सारी चीजें नहीं कर पाता। तो ये सारी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग डिसेबिलिटी की, इसमें भी यही चीजें हैं। ये यहाँ पे मैंने 3 मार्क्स की तरह लिख के दे दिया आपको, यहाँ पे 6 मार्क्स की तरह लिख के दे दिया। ठीक है, देन आपका आ सकता है कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। ये मैंने आपको फर्स्ट तो पहले भी बताया था कि बहुत सारे रीजन है इसके। एक मोटा मोटा रीजन मैं आपको अगर बताऊं तो ये भी हो सकता है कि बच्चे के माइंड पे कहीं ना कहीं चोट लगी हो सकता है कि बच्चा तब मतलब कि पेट में था माँ के, तब उसको मतलब कि माँ को चोट लगी हो और बच्चे की माइंड पे वहां पे असर आया हो। ठीक है, या फिर उसको कोई चीज नहीं मिली हो, न्यूट्रिशन पूरा ना मिला हो, ये हो सकता है। या बच्चा प्री मैच्योर हुआ हो, वो एक रीजन हो सकता है। या फिर हो सकता है कि उसके पेरेंट्स में भी ये दिक्कत हो, इनहेरिटेंस में ये चीज आई हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे चीजर है, बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें से। ठीक है, तो आपको जोन सा याद रहता है आप लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही लिखना है, जो भी आपको याद आए इसमें से आप वो लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने कौन कौन सा बताया आपको। एक हो सकता है कि बच्चा जो है उसके माइंड पे चोट लगी हो, ब्रेन पे कहीं ना कहीं इंजरी हुई हो सकता है बच्चे ने मतलब प्री यस, मैच्योर, मतलब हो सकता है कि माँ के पेट में था तब चोट लगी। या ये भी हो सकता है कि जब बच्चे यस, जन्म ले चुका है उसके बाद चोट लगी है, वो भी हो सकता है। चोट बच्चे को लगी। बहुत ज्यादा हिलाते हैं ना, जैसे बचपन में देखो बहुत ज्यादा जैसे हिलाते मैम, हैं, जैसे हिलाते मैम हैं। घर पे डिलीवरी करते हैं ना, तब दिक्कत हम्म, होती है ये वाली। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। और एक रीजन मैं आपको बताती हूँ, कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को है ना समझ नहीं पाते, हम बच्चों को चुप कराने के लिए ऐसे हिलाते हैं, बहुत जोर से उसको शेक करते हैं। होता है ना, छोटा बच्चा है अच्छा। मतलब 3 महीने का रो रहा है तो हम उसको हिलाएंगे हम्म। उछालेंगे बहुत ज्यादा। तो कई बार क्या हम्म। होता है उसकी माइंड बहुत ज्यादा शेक होता है ना, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है लर्निंग डिसएबिलिटी। तो बच्चे को बहुत ज्यादा ऐसे मतलब उछालना या बहुत ज्यादा, मतलब तब वो बच्चे छोटा है ना, उसको बहुत ज्यादा उसके माइंड को हिलाना नहीं चाहिए। तो उसके सर को बहुत ज्यादा आप मतलब कि शेक कर रहे हो, चुप कराने के लिए उसको उछाल रहे हो, तो हम्म। उसके माइंड पे जोर आता है। बच्चा अभी छोटा है, उसकी गर्दन जची नहीं होती अच्छे से। ठीक है, फिक्स नहीं हुई होती इसलिए, तो उसको इंजरी हो सकती है। बच्चा प्री मैच्योर हो गया है, टाइम से पहले उसका जन्म हो गया है, तो उसको दिक्कत हो सकती है। उसके पेरेंट्स में थी तो उसको हो सकती है। ठीक है, ये बहुत सारे रीजन है, कॉजेज है, कारण है लर्निंग डिसेबिलिटी होने की। अब इसी को अगर हम कैटेगरीज में डिवाइड किए करें, ठीक है, यहाँ पे आया मान लो कि 3 मार्क्स का आ गया, आपने इसमें से उठा के लिख दिया। 6 मार्क्स का आया तो भी लिख सकते हो इसमें से उठा के। अगर आपको इस टाइप से लिखना है तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि एनवायरमेंटल मॉडल बताना है आपको लर्निंग डिसेबिलिटी का, कि एनवायरमेंट की कमी के कारण लर्निंग डिसेबिलिटी कब होती है, 3 मार्क्स में आ गया मान लो, क्या लिखोगे। एनवायरमेंट की कमी के कारण कब होती है, जब आपको पुअर लर्निंग एनवायरमेंट मिलता है, आपको सीखने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, अनस्टेबल फैमिली, आपकी फैमिली स्टेबल नहीं है, कभी मतलब कि पेरेंट्स क्या होते हैं आपको कभी समझ में ही नहीं आया। फैमिली क्या होती है आप कभी समझ ही नहीं पाए, फैमिली वालों ने आप पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। अनस्टेबल फैमिलीज में आएगा तो भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉल्टी स्कूल इंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी। कई बार हो सकता है एनवायरनमेंट अच्छा ना मिले, कई बार हो सकता है स्कूल में टीचर्स ना ध्यान दे बच्चे पे, तो बच्चा क्या सीखेगा, कुछ सीख ही नहीं पाएगा। तो वो भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है कि बच्चे को प्रॉब्लम, मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं आ रही, तो हो सकता है कि उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं है उसकी, उसको कभी सिखाया ही नहीं गया हो। वो भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है कि जो एनवायरमेंट की वजह से आई है। ठीक है, एक हो सकता है ब्रेन डैमेज मॉडल की वजह से। ब्रेन डैमेज मॉडल जो मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उसको चोट लग जाती है, या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे, जब बच्चा पैदा हुआ है ना, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला पैदा होने के तुरंत बाद, उसको में डिले हो गया 30 सेकंड का, 10 सेकंड का, इस टाइप से ऑक्सीजन बंद होगी। तो जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी होता है, अगर नहीं मिलता ना तुरंत तो उसको
उसके ब्रेन में डैमेज हो सकता है, जिस वजह से आपको लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? देन ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल मॉडल हो सकता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो फूड ऐसा आता है ना, खाना ऐसे देखो जिसमें हम बोल सकते हैं कि जिसमें मिलावट वाला जो खाना आता है, वो कहीं न कहीं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स पे जोर डालता है, उसको खराब करता है, इम्बैलेंस करता है बेसिकली हमारे हार्मोन्स को, ठीक है? जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। मान लो कि एक मदर है जो प्रेग्नेंट है और उसने वो खाना खा लिया, कहीं न कहीं वो बच्चे के पास भी पहुँचेगा, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? और कई बार हो सकता है कि बच्चा छोटा था, 6 महीने का बच्चा है, उसने वो चीज़ें खा ली। जैसे कि मान लो कि ये फ्लेवर वाला जो मिल्क आता है या फिर डब्बे वाला मिल्क आता है। कई बार होता है ना कि आप अपना नहीं फीड करा सकते, डब्बे वाला आपको देना है, तो उसमें मिलावट आ गई बाय चांस। तो बच्चे का 6 महीने का बच्चा है, 5 महीने का बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, 1 महीने के बच्चे के लिए भी आता है वो। तो वो क्या करेगा? नहीं कर पाएगा ना। उसको वहाँ पे उसकी जो हार्मोन थे वो डिसबैलेंस हो गए, इम्बैलेंस हो गई जिसकी वज़ह से उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी आ गई। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मतलब जब खाने-पीने से रिलेटेड, ठीक है? ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल मॉडल। देन आपका जेनेटिक मॉडल, जेनेटिक जैसे जीन से रिलेटेड है कि आपके अगर पेरेंट्स में थी तो आपके अंदर आ गई है, ठीक है? देन आता है रेमेडियल प्रोग्राम फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी। इस पे क्वेश्चन काफी बार आया है, ठीक है? क्वेश्चन एक फुल फ्लेज 10 मार्क्स का भी आ सकता है इस पे कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, कॉजेस क्या-क्या हो सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या-क्या हो सकती है, ये रेमेडियल प्रोग्राम क्या हो सकते हैं? तो आप कैसे लिखोगी? आप नॉर्मली लिख सकते हो कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, 5 लाइनें इसकी लिखो या 3 लाइनें इसकी लिखो। देन आप कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो 4 या 5 लाइन में। देन आप लिख सकते हो कि कॉजेस क्या हो सकते हैं, इसको भी 4-5 लाइन में लिखोगे। देन रेमेडियल प्रोग्राम क्या हो सकते हैं, इसको भी 4-5 इसके पॉइंट लिख दोगे। तो फुल फ्लेज आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? तो रेमेडियल प्रोग्राम आज तक कौन-कौन से चले हैं, ठीक है? या कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं, स्पेशल टेक्निक हो सकती है ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो इसमें आएँगे। तो फर्स्ट ऐसे बच्चों को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती है। कैसे इंस्ट्रक्शन? इनके लिए अलग से एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि आपको पहले ये चीज़ें सिखाई जाएँगी ताकि वो बच्चा डे चीज़ों में डे टू डे टास्क जो होते हैं उसको कर सके। कि वो बच्चा अपने आप से मतलब पढ़ाई कर सके, अपने आप से मतलब कि घर के काम कर सके। ऐसे बच्चे को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, छोटे-छोटे गोल्स को अचीव करने के लिए, ताकि उनकी लर्निंग प्रॉब्लम उतनी ना बढ़े। उसको सिखाया जाता है कि आप लर्न कैसे कर सकते हैं। छोटे-छोटे टास्क दिए जाते हैं इसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब है कोई आपको इंस्ट्रक्शन देना है, आपको सिर्फ फॉलो करना है। तो यहाँ पे टीचर पढ़ा रही है आपको कि डेली मतलब कि जो बेसिक लर्निंग होती है ना, लर्निंग की जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है ताकि आपको डे टू डे लर्निंग में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मान लो कि अगर आप कभी बड़े होके बाहर जाते हो, कुछ भी चीज़ें खरीदने तो आपको कैलकुलेशन प्रॉब्लम ना हो, आप काउंट कर पाओ कि हाँ, ये ₹10 हो गए, ये ₹20 हो गए, ये ₹30 हो गए। ये डिसकैल्कुलिया की प्रॉब्लम वाले बच्चे ये भी नहीं कर पाएँगे, तो उनको सिखाया जाता है, तो ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में आता है, ठीक है? देन आपका सेकंड पॉइंट आता है मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। इसके अंदर क्या होता है मल्टी सेंसरी सेंसेस आ गए ना, सेंसेस का मतलब क्या है देखना, सुनना, टच करना, ठीक है? चीज़ों को फ़ील करना, वो सारा आपका सेंसेस में आता है। तो यहाँ पे क्या होती है ऐसी-ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती है, ऐसी टेक्निक बनाई जाती है जो कि फ़ोकस करती है बेसिकली कि आप चीज़ों को देखना सीखो, देख के पहचानना सीखो, चीज़ों को सुन के पहचानना सीखो कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसको समझना सीखो बेसिकली। चीज़ों को टच करके, फ़ील करके मतलब कि पहचानना सीखो या फिर चीज़ें मूव हो रही है तो उसको देख के समझना सीखो। जैसे मान लो कोई मूवी चल रही है, आप उसको देख के समझ पाओ, कोई एड चल रही है उसको देख के आप समझ पाओ या बुक में कोई पिक्चर है उसको देख के आप लर्न कर पाओ। तो ये टेक्निक किसमें सिखाई जाती है? मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज़ के अंदर। देन आपकी स्टडी स्किल ट्रेनिंग होती है या फिर इसको मेटा कॉग्निटिव स्किल भी बोलते हैं, जो कि आपको असिस्ट करती है कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है? नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? चीज़ों को याद कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको स्टडी स्किल ट्रेनिंग में या मेटा कॉग्निटिव स्किल में सिखाई जाती है। स्टडी स्किल आ गया मतलब स्टडी से रिलेटेड है, नोट्स बनाना, टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, चीज़ों को याद कैसे करना है, ठीक है? वो सारा। सोशल स्किल ट्रेनिंग दी जा सकती है ऐसे बच्चों को। सोशल स्किल में क्या आता है कि आपको कैसे एक लाइन में बैठना है, दूसरे बच्चों के साथ कैसे रहना है, टीम वर्क कैसे करना है, बातें कैसे करनी है, टीचर से कैसे करनी है, अपने साथ के बच्चों से कैसे करनी है, ठीक है?
वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। स्कूल में डिसिप्लिन सिखाया जाता है ना, तो क्या सिखाया जाता है, सोशल स्किल भी सिखाई जाती है, शेयर करना, केयर करना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे का काम में हेल्प करना, कोई चीज नहीं समझ आ रही है बच्चे को तो वो उसकी हेल्प करे, वो सारी सोशल स्किल ट्रेनिंग में आता है। ठीक है। देन आपका आता है इंक्लूजन स्ट्रेटेजीज। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि इस इसके अंदर बेसिकली जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उसके साथ ही आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इंक्लूजन स्ट्रेटेजीज बेसिकली स्टेट या नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, और इसके अंदर क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को जो नॉन डिसेबल स्टूडेंट है ना उनके साथ पढ़ाया जाता है, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है, ताकि वो समझ सके कि नॉर्मल बच्चों के साथ वो धीरे धीरे अपने आप को मतलब कि मोटिवेट कर पाए अपने साथ, मतलब उनको कंपेयर करके उनकी बराबरी करना चाहिए। कई बार क्या होता है बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है अगर उसको स्पेशल स्कूल में डाला जाता है। ठीक है। अगर आपका बच्चा मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि उसका सीवियर कंडीशन नहीं है, थोड़ी सी मतलब कि है, तो वो क्या करेगा बेसिकली, अगर उसको नॉर्मल स्पेशल स्कूल में डाला जाएगा, नॉर्मल बच्चों से अलग रखा जाएगा, तो उसको लगेगा उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, वो लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा कि मैं बाकी बच्चों से के बराबर नहीं हूँ, उसके माइंड में ये चीज आ जाएगी। तो वो चीज नहीं करनी है हमें। नॉर्मल बच्चों के साथ अगर वो बच्चा कर सकता है, थोड़ा स्लो है कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो कर सकता है तो उसको रखा जाना चाहिए। मुझे अभी भी याद है जब मैं 6 या 7th क्लास में थी, तो हम लोगों के साथ एक बच्चा बैठता था जिसको मतलब देखने में प्रॉब्लम थी, उसको वो देख नहीं पाता था बेसिकली, मतलब कि उसको बहुत ज्यादा धुंधला धुंधला नजर आता था, तो उसके लिए ना जैसे कि अगर वो पेपर में लिखता था, उसके एग्जाम के पेपर अगर आप देखोगे, तो उसके एक पेपर के अंदर है ना सिर्फ 1 या 2 लाइनें होती थी, एक पेज पे, इतना बड़ा बड़ा वो लिखता था, उसको दिखता नहीं था actually। लेकिन उसको फिर भी हम लोगों के साथ पढ़ाया जाता था, क्यों पढ़ाया जाता था, ताकि वो डीमोटिवेट ना हो, उसका कॉन्फिडेंस कम ना हो। टीचर उसको अच्छे मार्क्स देते थे कि ये बच्चा इतना कर पा रहा है ना, वो भी नॉर्मल से बहुत अच्छी बात है। देन पीयर मेडिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि टीचर्स को बेसिकली, या फिर उसके साथ जो मतलब कि पर्सन रह रहे हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, टीचर्स जो उसको एजुकेट करते हैं वो हो सकते हैं, तो उनको असिस्ट किया जाता है बेसिकली कि आपको इस बच्चे के साथ कैसे हैंडल करना है, इस बच्चे को कैसे हैंडल करना है basically। या फिर स्कूल साइकोलॉजिस्ट, आजकल मतलब स्कूल काउंसलर, स्कूल साइकोलॉजिस्ट भी रखे जाते हैं, जो कि ये देखे कि अगर क्लास में आपकी कोई बच्चा ऐसा है तो टीचर उस बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास भेजे, और वो देख पाए कि इस बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ताकि वो कॉप अप कर पाए, उसके साथ एडजस्ट कर पाए बाकी क्लास में। ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ रेमेडियल प्रोग्राम है, बहुत जरूरी है, प्लीज कर लेना। ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है इसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन, ये मैंने आपको बताया हुआ है टॉपिक एमपीसी 11 में, है ना। मेंटल रिटार्डेशन क्या होती है, जिस बच्चे का आईक्यू लेवल बेसिकली बिलो 70 होता है। अब इसको 4 ओके। कैटेगरीज में बांटा गया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। बहुत डिटेल में करवाया था ये मैंने आपको, अगर आपको ध्यान होगा तो, है ना, मेंटल यस मैम। रिटार्डेशन। और इसमें आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या है बेसिकली, इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे भी 6 मार्क का एक क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है। मेंटल रिटार्डेशन क्या होती है, जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 70 से बिलो होता है, 70 से कम होता है। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या है इन बच्चों का, कैसे पहचानोगे, ये बच्चे क्या होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं। स्लो लर्नर बोले तो नॉर्मल बच्चों की जितना लर्न नहीं कर पाते, इसको धीरे धीरे समझ में आता है इन बच्चों को। इन बच्चों को चीजों को मतलब कि अगर कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होगा, या फिर अपनी कहीं पे ओपिनियन देनी होगी, तो इन बच्चों को प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी आती है चीजों को समझने में, कोई टफ कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझने में। ठीक है, नहीं कर पाते ये। देन स्टूडेंट में नॉट रिमेम्बर डायरेक्शन ही और शी इज गिवन। अगर इन बच्चों को कोई डायरेक्शन दी जाती है कि आप लाइन में बैठो, ये बच्चे नहीं फॉलो करेंगे, इनको समझ में नहीं आएगा कि आपको इनको क्या लिखने के लिए, क्या बोलने के लिए कह रहे हो, या फिर कौन से डायरेक्शन फॉलो करने के लिए बोल रहे हो। आप इन बच्चों को बोलोगे कि आप चुप हो जाओ, क्लास में शोर मत मचाओ, ये नहीं फॉलो कर सकते उसको, क्योंकि इन चीजों, ये सारी चीजें डायरेक्शन इन बच्चों को समझ में नहीं आती। ठीक है। तो हम पहचान सकते हैं आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या है बेसिकली मेंटल रिटार्डेशन का, या फिर ऐसे बच्चों का। हम ये देख सकते हैं कि ये बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, इन बच्चों को चीजें लेट समझ में आती हैं, इन बच्चों को जो कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े से भी डिफिकल्ट होंगे, तो इन बच्चों को उसको डिफिकल्टी होती है कैच करने में।
ठीक है, समझने में। और इन बच्चों को जो डायरेक्शन दिए जाते हैं वो फॉलो नहीं कर पाते। देन इसमें भी रेमेडियल मेजर कौन कौन से मेंटल रिटार्डेशन के उस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 3 मार्क्स का आ सकता है, 6 मार्क्स का इसी में आ सकता है कि मेंटल रिटार्डेशन क्या होती है और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या है मेंटल रिटार्डेशन का, और रेमेडियल मेजर बताओ। 6 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 में। तो रेमेडियल मेजर इसके क्या होंगे, रेमेडी क्या होगी, ट्रीटमेंट क्या होगा बेसिकली। रेमेडियल मेजर का मतलब बेसिकली ट्रीटमेंट ही है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होगा, Service for children with mental retardation began with early intervention program that focus on providing guidance for family. ऐसे बच्चे जहाँ पे जिनको मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम होती है उनकी फैमिली को गाइड किया जाता है, उन बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है। प्री स्कूल प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, उन बच्चों के लिए अलग स्कूल खोले जाते हैं जो कि छोटी उम्र से ही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। छोटी उम्र से उन बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं ताकि वो बाकी बच्चों के साथ थोड़ा सा कॉप अप कर पाए, समझ पाए चीजों को। जैसे नॉर्मल बच्चा है वो अगर 3 साल का स्कूल जा रहा है, 4 साल का स्कूल जा रहा है, इन बच्चों को मतलब कि 1.5 साल से ही ट्रेनिंग देना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ताकि ये चीजों को समझ पाए, सोशल स्किल्स सीख पाए। Regular classroom program for mild and moderate retardation provide individualized academic and other functional program and interaction with non-disabled peers. Resource room program are provided for remedial help to some students. कई बहुत सारे बच्चों के लिए स्पेशल क्लासरूम अरेंज किए जाते हैं जहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट आपका पॉइंट क्या था कि यहाँ पे आपकी फैमिली को ट्रेनिंग दी जाती थी और प्री स्कूल प्रोग्राम बच्चों के लिए स्टार्ट किए गए थे। नॉर्मल बच्चों से पहले ही इन बच्चों के लिए प्री स्कूल प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे ताकि इन बच्चों को सोशलाइज करने में, लोगों के साथ घुलने मिलने में मतलब कि ज्यादा एडजस्ट ना करना पड़े, ज्यादा टाइम ना लगे। देन इन बच्चों के लिए रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम भी स्टार्ट किए गए ताकि ये रेगुलर जाए वहां पे और वहां से चीजें सीखें। जैसे नॉर्मल बच्चों की पढ़ाई होती है वैसे इन बच्चों की पढ़ाई चलती है, बस थोड़ा सा स्लो रेट में चलती है, ठीक है। द प्रोग्राम फोकस ऑन एज अप्रोप्रिएट एंड डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट स्किल। इन बच्चों के लिए एज के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाए जाते हैं कि अगर 5 साल की एज का बच्चा है या फिर मेंटल एज उसकी कितनी है ये भी देखा जाता है। मेंटल एज जैसे मान लो कि एक बच्चा है 10 साल का लेकिन उसकी मेंटल एज अगर 5 साल की है तो उसको 5 साल वाली क्लास में रखा जाता है, ठीक है। उनको वो चीजें सिखाई जाएंगी कि कैसे करना है। और बच्चों की नीड को भी ध्यान में रखा जाता है कि बच्चा क्या चाहता है, उसकी बिहेवियरल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। उसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा क्या चीजें नहीं समझ पा रहा है, स्लो लर्नर है या फिर बच्चे को खाने पीने में प्रॉब्लम आती है तो उनको खाने पीने की स्किल्स भी यहाँ पे सिखाई जाती है। और ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जो होते हैं वो भी सिखाए जाते हैं। इट शुड बी ऑल्सो अकोमोडेट ट्रेडिशनल सब्जेक्ट सच एज रीडिंग, उनको रीड करना सिखाया जाता है कि रीड आप कैसे कर सकते हो, कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो, अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो, साइंस वाली चीजें उनको करना सिखाया जाता है, कुकिंग थोड़ा सा, मतलब अगर बहुत ज्यादा मेंटल रिटार्डेशन है सीवियर लेवल है तो नहीं सिखा सकते, लेकिन थोड़ा सा होगा ना तो उसको खाना पीना ऐसी चीजें, अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, वो सारी चीजें वहां पे प्रोग्राम में सिखाई जाती है, उनको एजुकेट किया जाता है। देन उनके लिए बिहेवियर थेरेपी भी चलाई जाती है। बिहेवियर थेरेपी के अंदर कि आपको कैसे अप्रोप्रिएट बिहेव करना है, ठीक है, कैसे आपको सोशलाइज होना है, कैसे आपको चिल्लाना नहीं है, ठीक है, वो सारी चीजें बिहेवियर थेरेपी में होती है जो साइकोलॉजिस्ट देता है। देन इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं, मतलब कि ऐसे बच्चों के लिए जो कि मेंटल रिटार्डेड है उनके लिए टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं, ठीक है। एमआर मतलब मेंटल रिटार्डेड बच्चे, ठीक है। अब अभी तक हमने क्या पता था, रेमेडी पढ़ी थी, रेमेडी के अंदर ट्रीटमेंट पढ़ा था बेसिकली। अब हमने ये पढ़ना है कि बच्चों को अगर ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, मतलब पढ़ने के लिए प्रोग्राम तो बना दिया लेकिन पढ़ाया कैसे जाए ऐसे बच्चों को, उस पे क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्क में। तो हम कैसे करेंगे, ऐसे बच्चे ए टीचर कैन यूज सेम इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम कैन बी यूज फॉर रिटार्डेड चिल्ड्रन एज यूज फॉर नॉन रिटार्डेड, बट दे मे रिक्वायर मोर टाइम एंड एफर्ट टू लर्न। सेम प्रोग्राम है जो कि नॉर्मल बच्चे के लिए चलाया जाता है, सेम प्रोग्राम उन बच्चों के लिए चलाया जाता है, लेकिन ऐसे बच्चों को जो मेंटली रिटार्डेड हैं उनको ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है उनको सिखाने के लिए।
तो उनको हमने ज्यादा टाइम देना है नॉर्मल बच्चे से। एक नॉर्मल बच्चे को एक लाइन में अगर एक चीज समझ में आती है, तो यहाँ पे हमने उसको 10 बार वो चीज रिपीट करके बतानी है, ताकि वो बच्चा लर्न कर पाए। उनके साथ ज्यादा एफर्ट लगेगा, वो एफर्ट हमने लगाना, उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। देन द फोकस ऑफ द कुरिकुलम शुड बी ऑन फंक्शनल टास्क। फंक्शनल टास्क पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, फंक्शनल टास्क क्या होता है कि डेली फंक्शनिंग जो बच्चा कर पाए, जैसे कि खाना खाना, चीजों को समझना, रीड कर पाना, पढ़ पाना। ठीक है, कि हैंड वॉश कैसे करने हैं आपको, मतलब खाना कैसे खाना है, क्लीन कैसे रखना है अपने आप को, वो सारे फंक्शनल जो टास्क होते हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है, रेदर मतलब कि लैंग्वेज पे या बाकी चीजों पे। क्योंकि हमने ये मान के चलना है कि ऐसे बच्चे उतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे जितना नॉर्मल बच्चा करता है। तो इन बच्चे अपने फंक्शन कर पाए उतना इनफ है। 1 मिनट देना मुझे। ठीक है, तो इफेक्टिव टीचिंग क्या हो सकती है इसके लिए? तो एज ए टीचर फर्स्ट हमने पढ़ा कि इन बच्चों को समझाने में टाइम लगता है और एफर्ट लगता है। ठीक है, देन द फोकस ऑफ द कुरिकुलम शुड बी ऑन फंक्शनल टास्क पे ज्यादा होना चाहिए रेदर देन लर्निंग वाले पे। देन आपका आता है द टीचर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ। यार मेरे को 5 मिनट देना है एक बारी, मैं ना आपको दूसरा लिंक भेजती हूँ, ये ना खत्म होने वाली है मीटिंग एक बारी। ठीक है। ओके मैम। हेलो।